निबंध लेखन। पढ़िए और समझिए। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। यह शब्द निबंध से बना है। इसमें किसी एक विषय पर क्रमबद्ध तरीके से अपने विचार लिखे जाते हैं। निबंध में शब्द सीमा बंधी होती है और उन्हीं शब्दों में लेखक को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करनी होती है। निबंध लेखन में निरंतर अभ्यास से कुशलता प्राप्त की जा सकती है। यह विचारों की क्रमबद्ध, संगठित व पुष्ट श्रृंखला है जिसमें लिखने वाला विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने विचारों को पुष्ट करते हुए अग्रसर होता है। निबंध लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी निबंध लिखने से पहले उस विषय की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। निबंध को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए: प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार। भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए। विषय वस्तु को अनावश्यक रूप से विस्तृत नहीं करना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। निबंध के प्रकार: विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कल्पनात्मक। विचारात्मक निबंध: दूरदर्शन के लाभ व हानि, टेलीफोन का बढ़ता प्रभाव आदि। वर्णनात्मक निबंध: होली का त्योहार, मेरा भारत आदि। विवरणात्मक निबंध: मेरी पहली हवाई यात्रा, सड़क दुर्घटना आदि। कल्पनात्मक निबंध: यदि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता आदि। निबंध के भाग। निबंध के 3 भाग होते हैं। निबंध के भाग: भूमिका, आरंभ या प्रस्तावना। मध्य भाग: विषय वस्तु, उपसंहार, समाप्ति। भूमिका: इसमें विषय का अर्थ स्पष्ट किया जाता है तथा उसके महत्व के बारे में भी लिखा जाता है। मध्य भाग: इसमें विषय से संबंधित बातें विस्तार से लिखी जाती हैं तथा गुण अवगुण का वर्णन भी किया जाता है। उपसंहार: इसमें विषय का सारांश व अपना मत प्रकट करते हुए निबंध समाप्त करना चाहिए। 1. गणतंत्र दिवस। हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहारों में गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है। भारतवर्ष लगभग 2 शताब्दियों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। जो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, वे भारतीय राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाकर भारतवर्ष पर अधिकार करने में सफल रहे। समय के साथ साथ अंग्रेजों का भारतीयों पर अत्याचार बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 1857 में भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। 1929 में देशभक्तों ने पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष कर दिया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश के सामने यह समस्या थी कि देश का शासन कैसे चलाया जाए। इसके लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। सन 1946 में गठित संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह संविधान स्वतंत्र तथा लोकतंत्रात्मक संविधान था। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। गणतंत्र दिवस का समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन चारों ओर एक विशेष प्रकार का उत्साह तथा उल्लास होता है। इस दिन सरकारी अवकाश होता है। सभी कार्यालयों के अध्यक्ष राष्ट्रीय ध्वज को विशेष सम्मान के साथ फहराते हैं। गणतंत्र दिवस की पावन पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना संदेश जारी करते हैं तथा राष्ट्र को दूरदर्शन पर संबोधित करते हैं। सड़कों पर शानदार परेड निकलती है। विभिन्न अस्त्र शस्त्र तथा तोपों का प्रदर्शन होता है। सैनिक परेड करते हुए लाल किले की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से मधुर संगीत प्रसारित होता है। यह समारोह विद्यालयों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई दिन पहले से तैयारियां आरंभ कर दी जाती हैं। विद्यालयों को सजाया जाता है।
प्रधानाचार्य राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मिष्ठान तथा पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे पर्व प्रत्येक भारतीय के मन में देश प्रेम की भावना जागृत करते हैं। यह पर्व भारतीय एकता को प्रदर्शित करता है। 2. दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग। आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। विज्ञान वह शक्ति है जिसने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है। विज्ञान ने हमारे जीवन को एक नया रूप देकर अधिक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण बना दिया है। प्रतिदिन प्रातः आंखें खोलते ही हाथ में चाय का प्याला लिए समाचार पत्र से हमारी दिनचर्या आरंभ होती है। आप सब जानते हैं कि इन समाचार पत्रों को आप तक पहुंचाने में विज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ है। कागज के निर्माण से लेकर समाचारों के मुद्रण तथा विज्ञान के बल पर चलने वाली मशीनों का योगदान होता है। छात्रोपयोगी जिन विषयों का दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाता है, वे भी विज्ञान की अनुपम देन हैं। आज एक गृहिणी के दैनिक जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसे विज्ञान ने अपने हाथों से न संवारा हो। भोजन पकाना, कपड़े सिलना, कपड़े धोना, सुखाना तथा इस्त्री, प्रेस करना, फर्श साफ करना तथा बर्तन साफ करना आदि सभी कामों को विज्ञान की सहायता से शीघ्र और कुशलता पूर्वक पूरा किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान का योगदान अत्यंत जरूरी है। एक्सरे, सीटी स्कैन आदि विज्ञान की देन है। दिन प्रतिदिन होने वाले सिर दर्द, पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टियां आना आदि सामान्य बीमारियों के लिए विज्ञान की सेवाएं स्मरणीय है। हृदय प्रत्यारोपण जैसी जटिल क्रियाओं का श्रेय भी विज्ञान को ही जाता है। छोटी बड़ी दूरियां तय करने के लिए साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कार, बस, रेलगाड़ी आदि हमारी प्रतिदिन यात्रा के साथी हैं। लंबी दूरियां हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की सहायता से कम समय में तय की जा सकती हैं। हमें खुशी है कि विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे दैनिक जीवन को सरल और आनंदपूर्ण बना दिया है। वास्तव में विज्ञान हमारा सच्चा मित्र बन गया है। 3. विद्यालय का वार्षिकोत्सव। प्रत्येक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इसका विद्यालय की गतिविधियों में प्रमुख स्थान तथा महत्व होता है। इसका उद्देश्य छात्रों में संयम, अनुशासन तथा विद्यालय के कार्यों में सहयोग देना होता है। इसके द्वारा विद्यालय प्रबंध को अपने विद्यालय की प्रगति दिखाने तथा छात्र छात्राओं की प्रतिभा प्रदर्शन, आत्माभिव्यक्ति तथा उत्तरदायित्व की भावना को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। हमारे विद्यालय में भी प्रतिवर्ष जनवरी मास में स्थापना दिवस पर वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाने के लिए लगभग 20 दिन पूर्व ही तैयारियां आरंभ कर दी जाती हैं। इस बार हमारे विद्यालय का 25वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय को नई दुल्हन की तरह सजाया गया। छात्र छात्राओं को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी करवाई गई। तैयारियां करवाने की जिम्मेदारी विभिन्न अध्यापक अध्यापिकाओं में बांटी गई। नृत्य और संगीत के अध्यापक के साथ अन्य अध्यापकों का भी सहयोग लिया गया। वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि को भी आमंत्रित किया गया। वार्षिकोत्सव का प्रारंभ प्रातः 10 बजे के लगभग हुआ। मुख्यमंत्री महोदय का प्रधानाचार्य व निदेशक महोदय ने स्वागत किया। स्कूल की प्रबंध समिति के सदस्यों ने भी फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। तत्पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम छात्राओं ने सरस्वती वंदना गाई। उसके पश्चात छात्रों द्वारा एक हास्य नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर आमंत्रित मुख्य अतिथि तथा अभिभावकगण लोटपोट हो गए। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए राजस्थानी नृत्य ने कार्यक्रम की शोभा को 4 चांद लगा दिए। उसके बाद प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी तथा विद्यालय महोदय की प्रगति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। विद्यालय की प्रगति सुनकर करतल ध्वनि से सारा वातावरण गूंज उठा। अंत में परीक्षाओं, खेलकूद, कविता प्रतियोगिता तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार दिए गए।
इसके पश्चात प्रधानाचार्य ने समापन भाषण देते हुए मुख्य अतिथि महोदय तथा उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में प्रबंधक महोदय ने सभी को धन्यवाद दिया तथा प्रधानाचार्य की कार्य दक्षता की प्रशंसा की। इस प्रकार यह उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। 4. विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी शब्द विद्यार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विद्या को चाहने वाला। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला होती है। इस काल में जैसे संस्कार पड़ जाते हैं, वैसा ही उसका जीवन रूपी वृक्ष पनपता है। आज का विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। उसकी प्रगति में ही देश की प्रगति निहित है। विद्यार्थी जीवन मानव के संपूर्ण भावी जीवन की तैयारी है। इसमें ही मानव को अपने भावी जीवन की तैयारी का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। इसका सदुपयोग करना हित में रहता है। यह गुणों के भंडार तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है। इस जीवन में बड़ी निश्चिंतता पूर्ण मस्ती होती है। विद्वान पुरुषों का साथ मिलता है। प्राचीन युग में विद्यार्थी आश्रम में रहकर आचार्य की सेवा करके विद्याध्ययन करते थे। उनका जीवन सरलता और सादगी से युक्त था। उनमें भ्रातृत्व की भावना, गुरुजनों के लिए आदर भाव और सौहार्द्रता भरी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे यशस्वी बने और विश्व में खूब नाम कमाया। परंतु आज के विद्यार्थी के समक्ष चलचित्र का आदर्श है। वह कुवासनाओं से युक्त है। उसे माता पिता अथवा गुरु की आज्ञा शिरोधार्य नहीं है। अनुशासन, विनम्रता और सदाचार से उसे घृणा है। विद्याध्ययन उसे बोझिल प्रतीत होता है। आज के विद्यार्थी का रहन सहन पाश्चात्य रंग ढंग से लिप्त है। जो विद्यार्थी अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है, उसका जीवन मरुभूमि के समान नीरस हो जाता है। विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है कि वह विद्याध्ययन है वह सुचारू रूप से करे। अपनी बुद्धि को एकाग्र रखने के लिए उसे शांति, नीतिगत ढांचा, अनुशासन, ध्यान, संयम और आचरण का अभ्यास करना चाहिए। विद्यार्थी को अपना लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए। उस लक्ष्य के अनुसार ही उसे विद्याध्ययन करना चाहिए। इससे वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की स्वर्णिम बेला है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसके पुष्प की सुगंध ही हमारे संपूर्ण जीवन को सुगंधती रखेगी। 5. मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में से एक हैं, जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थीं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा और भलाई में लगा दिया। मदर टेरेसा ने भारतीय न होते हुए भी हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी पूरी दुनिया में उनके कार्य को एक मिसाल की तरह जाना जाता है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे में हुआ। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजू और माता का नाम दाना बोयाजू था। मदर टेरेसा का असली नाम एम्नेस गोंझा बोयाजू था। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। टेरेसा एक सुंदर, परिश्रमी एवं अध्ययनशील बालिका थीं। टेरेसा को पढ़ना, गीत गाना विशेष पसंद था। मदर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। 18 वर्ष की अल्पायु में ही मदर टेरेसा अपना घर छोड़कर नन बन गईं। उन्होंने 20 वर्ष तक कोलकाता के सेंट मार्गरेट विद्यालय में अध्यापन कार्य किया। बाद में वे वहां प्रधानाचार्या बनी। 1948 में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और बाद में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मदर टेरेसा की मिशनरीज संस्था ने 1996 तक करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले, जिनमें लगभग 5 लाख लोगों की भूख मिटाई जाने लगी। टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय आश्रम का काम बीमारी से पीड़ित रोगियों की सेवा करना था, वहीं निर्मला शिशु भवन आश्रम की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई, जहां वे स्वयं पीड़ितों व अनाथ बच्चों की सेवा करती थीं। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया।
1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी कार्यों की वजह से तथा गरीबों और अनाथों की सहायता करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 1997 को ममता की मूर्ति मदर टेरेसा ने इस दुनिया से विदा ली। 6. वर्षा ऋतु। संसार के हर क्षेत्र में वर्षा ऋतु का अत्यंत महत्व है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके आगमन का समय अलग अलग होता है। भारत के उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्रों में जून के अंत में तथा दक्षिणी भागों में सितंबर के महीनों में यह अपना प्रभाव दिखाता है। भारत में वर्षा के मुख्य महीने आषाढ़, सावन और भादो हैं। भारत में अधिकांश वर्षा मानसून में ही होती है। वर्षा ऋतु को अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण ऋतुओं की रानी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वर्षा ऋतु से पूर्व भीषण गर्मी के कारण पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तालाब भी सूख से जाते हैं। बड़ी बड़ी नदियां नाले के समान प्रतीत होने लगती हैं। छोटी नदियां तो प्रायः विलुप्त ही हो जाती हैं। भयंकर गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। किसान लगातार आसमान की ओर आंखें लगाए देखता रहता है ताकि बरखा रानी बरसे और धरती की प्यास बुझाए। ऐसी भयावह परिस्थिति में जब वर्षा दस्तक देती है तो सबके चेहरे खिल जाते हैं। पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास आदि सभी फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तालाब और नदी नाले फिर जल से लबालब हो जाते हैं। भयंकर गर्मी के बीच वर्षा का आना सर्वत्र प्रसन्नता का संचार करता है। औसत बारिश से किसान अपने हल बैल आदि लेकर खेतों की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में जो धरती वीरान और उजाड़ हो गई थी, अब फिर से हरी भरी लगने लगती है। देखने पर लगता है मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। कीट पतंगे जो कुछ ही समय पूर्व तक धरती के आगोश में दुबके पड़े थे, पुनः सजीव हो जाते हैं। मेढक के टर्राने और झिंगुर का संगीत गूंजने लगता है। वर्षा ऋतु से प्रभावित होकर अनेक कवियों और लेखकों ने अनेक छंद और कविताओं की रचना की है। यह ऋतु कवियों और लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए प्रेरणा देती है। अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के बीच जैसे वर्षा वरदान साबित होती है, वैसे ही अधिक वर्षा भी परेशानियां और संकट लाती है। अत्यधिक वर्षा से नदी नाले इतने भर जाते हैं कि बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगता है। यदि बाढ़ आ जाए तो खड़ी फसलों, मकानों और जान माल को अपार हानि होती है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। अत्यधिक वर्षा हैजा, अतिसार, पीलिया, मलेरिया आदि रोगों को जन्म देती है। लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। वर्षा यदि संतुलित हो तो यह वरदान स्वरूप है और अनियमित अथवा असंतुलित हो तो अभिशाप के रूप में प्रकट होती है। आज वर्षा में अनियमितता पाई जाती है। इसके लिए मानवीय क्रियाकलाप बहुत हद तक जिम्मेवार है। मानवीय गतिविधियों से लगातार वनों का ह्रास होता जा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव वर्षा के वितरण पर पड़ रहा है। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि भविष्य में यह किसी संकट को न्योता न दे। साथ ही हमें वर्षा जल को संचित रखने हेतु दीर्घगामी उपाय ढूंढने चाहिए। 7. दीपावली। दीपावली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है, जो विश्वास और प्रगति का प्रतीक है। हिंदू, सिख और जैन धर्म के सभी लोगों के लिए इसके कई सारे प्रभाव और महत्व हैं। ये 5 दिनों का उत्सव है, जो हर साल दशहरा के 20 दिन बाद आता है। इसके पीछे कई सारी सांस्कृतिक आस्थाएं जुड़ी हैं। यह भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने राज्य में आगमन पर मनाया जाता है। इस दिन अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आने की खुशी में आतिशबाजी और रोशनी से उनका स्वागत किया। यह एक पावन हिंदू पर्व है जो बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। इसे सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद जी की रिहाई की खुशी में भी मनाया जाता है, जब उनको ग्वालियर की जेल से जहांगीर द्वारा छोड़ा गया। दीपावली से कुछ दिन पहले लोग अपने घर और कार्यस्थलों की साफ सफाई और रंगाई पुताई करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हर तरफ रोशनी तथा खुली खिड़कियों और दरवाजों से मां लक्ष्मी उनके लिए ढेर सारा आशीर्वाद, सुख, संपत्ति और यश लेकर आती है।
इस दिन लोग अपने घरों को रंगोली से सजाकर अपने प्रियजनों का स्वागत करते हैं। नए कपड़ों, स्वादिष्ट पकवानों, मिठाइयों और पटाखों से यह उत्सव और भी चमकदार हो जाता है। दीपावली के पहले दिन को धनतेरस या धनत्रयोदशी कहते हैं, जिसे माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ मनाया जाता है। इसमें लोग माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए भक्ति गीत, आरती और मंत्रोच्चारण करते हैं। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली कहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तीसरा दिन मुख्य दीपावली का होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अपने मित्रों और परिवारजनों में मिठाई तथा उपहार बांटे जाते हैं। दीपावली से अगला दिन गोवर्धन पूजा का होता है, जिसमें भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर अचानक आई वर्षा से गोकुल के लोगों को इंद्र देवता के क्रोध से बचाया था। पांचवें दिन को हम लोग भैया दूज के नाम से जानते हैं। ये भाई बहनों का त्योहार है। 8. मित्रता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन में मित्रता का बहुत महत्व है। इसके अभाव में जीवन नीरस और दुखमय हो जाता है। मित्रता एक ऐसा गुण है जो मानव को शक्ति प्रदान करता है। एक सच्चा मित्र मानव जीवन में उसकी आत्मा और उसके प्राणों के समान ही मूल्यवान होता है। वह उसके दुख दर्द का साथी होता है। मित्रता दो हृदयों को जोड़ती है और प्राणों के तार को मिलाती है। मित्र से बढ़कर समाज में सुख और आनंद देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। विपत्ति के समय एक सच्चा मित्र अपनी सुंदर चेतना के समान सहायक सिद्ध होता है। जिस प्रकार धर्म और बुद्धि मानव को पाप से बचाती है, उसी प्रकार मुसीबत के समय में सच्चा मित्र ही मानव को संकटों से बचाता है। मित्र एक सुदृढ़ ढाल के समान होता है, जो विपत्ति आने पर अपने मित्र की रक्षा के लिए ढाल के समान चोट सहन करता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने आपत्ति में पड़े अर्जुन की हर समय मदद की। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो लोक प्रसिद्ध है। सुदामा गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण राजा थे, तो भी श्री कृष्ण ने मित्रता निभाई और सुदामा की मदद की। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र भी अपने मित्र को पतन से बचाकर उत्थान के पथ पर लाता है। मित्र मानव जीवन का सबसे बड़ा अंग है, अतः उसका चुनाव करते समय सतर्कता से काम लेना चाहिए। किसी को अपना मित्र बनाने से पहले उसके आचरण पर दृष्टि डालना अति आवश्यक है। शुद्ध आचरण और दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति ही मित्रता के मूल्य को वास्तविक रूप में समझ सकता है। कई बार कपटी आदमी मित्रता की आड़ में अपना मतलब निकालते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सच्ची मित्रता वही है जो प्रत्येक दृष्टि से आदर्श हो। आदर्श मित्रता के लिए दोनों ओर से त्याग और प्रेम की भावना होनी चाहिए। सच्ची मित्रता पानी और मछली जैसी होती है, जो एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। मानव जीवन में मित्रता बड़ा अनमोल रत्न है। मित्रता के अभाव में जीवन नीरस सा लगता है। वह मानव अध की भाग्यशाली है, जिसके जीवन पर सच्चे मित्रों का प्रभाव रहता है।